हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का न्यू चैप्टर कैपिटल बजटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन और कौन कौन से टेक्निक्स हैं, किस तरीके से कैपिटल बजटिंग का कैलकुलेशन किया जाता है और कैलकुलेशन के बाद इसके डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, उसी तरीके से सेम इंपॉर्टेंस के साथ है कैपिटल बजटिंग। नाम में आपको दिख रहा होगा कैपिटल एंड बजटिंग। कैपिटल मतलब वो जो हम लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग हमारे बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो आता है कैपिटल बजटिंग में। बजटिंग मतलब हमारे पास कितना बजट है उसको लेके। यस, सिंपल मीनिंग है ये, आप कितना पैसा लगा रहे हो और आपका बजट कितना है। आपके किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को लेके आप जो भी पैसा उसमें लगा रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर मीनिंग क्या है। आप जब भी आप बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर होती है कि आप कितने वक्त के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपने उस मनी को, उस कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ये बेसिकली लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। मशीनरीज है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए क्या लगाया जाता है, यहाँ पे कैपिटल लगाया जाता है। तो बट ऑब्वियस है, अगर मैं किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रही हूँ, मैं किसी लॉन्ग टर्म के लिए मैं डिसीजन ले रही हूँ, तो मेरा जो भी डिसीजन है ये फ्रूटफुल होना चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए ये वेल्दी होना चाहिए, वेल्दी के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। तो वो जो डिसीजन लिए जाते हैं ये कैपिटल बजटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। मुझे उस प्रोजेक्ट को, उस इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, देन डिसाइड करना है ये मेरे लिए वेल्दी, हेल्दी एंड फ्रूटफुल है या नहीं। मुझे कितने पीरियड में ये मेरा प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है, कब तक दे सकती है, कैसे दे सकती है। ये जो मैं कैलकुलेशन करने वाली हूँ, ये जो फुल प्रोसेस होता है कि मैं मेरे रिसोर्सेस को किस तरीके से अलोकेट करूंगी और किस तरीके से अलोकेट करके मैं क्या करूंगी, मेरा बिजनेस रन आउट करूंगी, मैं कहाँ पर पैसे लगाऊंगी, कैसे पैसे लगाऊंगी। ये जो डिसीजन लिया जाता है ये होता है कैपिटल बजटिंग। अगर मुझे एक बिजनेस चालू करना है, मुझे उसके लिए एक मशीनरी लेनी है, तो उस मशीनरी में अगर मैं 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे पहले ये फाइंड आउट करना है ये मशीनरी का लाइफ कितना है, कितने लाइफ पीरियड टाइम तक ये मेरे साथ रहने वाली है, कब तक ये मुझे बेनिफिट करके देने वाली है, प्रॉफिट अर्न करके देने वाली है, और मैंने जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, जितना लगाया है, ये मुझे उतना रिटर्न कमा के देगी या नहीं देगी। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल बजटिंग। कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग के, कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू कैपिटल बजटिंग किया जाता है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स क्या क्या है। पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करोगे कि आपका कैलकुलेशन क्या, कौन से बेसिस पे, किस डिसीजन के लिए रहेगा। पे बैक पीरियड मेथड, इस मेथड में क्या होता है, आपने अगर किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाया, किसी एसेट में अगर पैसा लगाया, तो कितने पीरियड तक ये आपको रिटर्न कमा के देगा। अगर मैंने 10,000 रुपीज किसी मशीनरीज में लगाए, अगर मैं फर्स्ट ईयर अर्न कर रही हूँ 5,000, सेकेंड ईयर अर्न कर रही हूँ 3,000, थर्ड ईयर अर्न कर रही हूँ 4,000, तो 5, 3 एंड 4 मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे 12,000। मतलब 3 साल के बाद, 3 साल तक ये मुझे 10,000 रिटर्न करके देगा। और 3 साल मतलब मेरा क्या है, पे बैक पीरियड। मैंने जितना पैसा मेरे इन्वेस्टमेंट में लगाया, रिटर्न मुझे वो कितने पीरियड में मिल रहा है, ये जो मैं कैलकुलेशन करती हूँ ये होता है पे बैक पीरियड। अब 3 साल के बाद जो भी मेरे होगा वो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। 10 साल, 10,000 मेरा निकल गया 3 साल में। अब इसके बाद मैं जितना भी अर्न करूंगी, जैसे थर्ड ईयर में मैंने 4,000 अर्न किया, तो बचा हुआ 2,000 मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो ये आता है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी में, कि जितना पैसा मैंने लगाया
उसके बाद जो भी मुझे मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, टैक्स पे करने के बाद आप प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे करने के बाद जितना भी आपका रिटेन अर्निंग बचता है, ये वर्टिकल स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। टैक्स पे किया जाता है, फिर एप्रोप्रिएशन किए जाते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या बचता है, आपका रिटेन अर्निंग बचता है। तो इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि कितने साल में आपने ये प्रॉफिट अर्न किया। जितने साल में आपने प्रॉफिट अर्न किया उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक्चुअल आपने इन्वेस्टमेंट कितना लगाया। 5 साल में मैंने अगर 50,000 कमाए और मेरा इन्वेस्टमेंट था 10,000, तो मैंने कितना परसेंटेज अर्न किया, मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया इन रिटर्न मुझे कितना परसेंटेज मिल रहा है। ये होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। रुपीस का वैल्यू एवरी ईयर अप एंड डाउन होता है, डाउन होता जाता है। जब आप इंडियन रुपीस के बारे में सोचोगे तो आज जो रुपीस का वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर सेम रुपीस का वैल्यू नहीं होगा। 10 साल पहले अगर 1 रुपीज में कोई प्रोडक्ट मिल रहा था, आज 1 रुपए में वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। रुपीस का वैल्यू ईयर बाय ईयर क्या होता जाता है, डाउन होता जाता है। एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, डिस्काउंटेड होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है मतलब डिस्काउंटेड होता जाता है। कुछ परसेंटेज होते हैं ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के, वो हमें इधर अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेशन करना है कि किस तरीके से आपका वैल्यू 1 रुपीज का कम हो रहा है। अगर आज मैं 10,000 कमा रही हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर भी 10,000 कमाने वाली हूँ, तो आज अगर मेरे 10,000 का वैल्यू 10,000 है, तो नेक्स्ट ईयर मेरे 10,000 का वैल्यू 10,000 नहीं रहेगा। नेक्स्ट ईयर में मेरा वैल्यू डिस्काउंटेड हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरे 1 रुपीज का वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो जस्ट उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो मनी का वैल्यू अपकमिंग ईयर्स में कितना रहने वाला है आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू में। एंड लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर का मनी बचा, इसके ऊपर मैं कितना प्रॉफिट कमा रही हूँ, कितना मेरा इंडेक्स है, कितना रेशियो में मेरा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, ये मुझे मिलने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। तो ये 5 मेथड्स हैं, 5 टेक्निक्स हैं, जो हमें कैपिटल बजटिंग में क्या होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। और एक चीज यहाँ पे जो आपको बार बार यूज होगा, ये वर्ड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। मैं आपको बता देती हूँ कि कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो क्या होता है। इनफ्लो मीन्स योर इनकम, जो आपको मिलने वाली है, आपका प्रॉफिट, दिस इज योर इनफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, हम इसको कैपिटल आउटले भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कैश आउटफ्लो मीन्स व्हाट, तो कैपिटल आउटले भी बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। कैपिटल आउट कैश आउटफ्लो मतलब वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, आपने लगाया, आपके पास से गया, और इनफ्लो मतलब जो आपको मिला, आपका प्रॉफिट। तो ये दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दो चीजें कैसे वर्कआउट की जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करते, 1 बाय 1 पीरियड वाइज आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। मैं फुल थ्योरी पार्ट आज आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, किस टाइप के लिए यूज होता है, कैश इनफ्लो कौन सा यूज होगा, ये सब मैं 1 बाय 1 1 मेथड का मैं आपको यहाँ से बताने वाली। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कैश इनफ्लो आपका इक्वल है या अनइक्वल। इक्वल मतलब अगर 5 साल का मेरा लाइफ है उस प्रोजेक्ट का, और 5 साल में इक्वल अर्निंग कर रही हूँ, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, दिस इज माय इक्वल कैश इनफ्लो। अगर ऐसा है कि एवरी ईयर मेरा जो अर्निंग है, मेरा जो कैश इनफ्लो ये सेम है, इवन है, इक्वल है, तो मुझे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। अगर मेरा कैश इनफ्लो कम ज्यादा है,
आज 10 कमा रही हूँ, नेक्स्ट ईयर 8, फिर 7, फिर 4 या फिर 3, कभी कम कभी ज्यादा। अगर अनइक्वल है, एवरी ईयर मेरा प्रॉफिट कम ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो होता है अनइक्वल कैश इनफ्लो। तो देखते हैं इक्वल कैश इनफ्लो है तो आपको किस तरह कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, कैसे पे बैक पीरियड निकालना है। अगर आपका इक्वल कैश इनफ्लो है तो इक्वल कैश इनफ्लो के लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना है कैश इनफ्लो पर एनम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का एंड आपका एवरी ईयर कैश इनफ्लो है 10,000, ठीक है। तो 50,000 का अगर कैश इनफ्लो आपने आउटफ्लो किया है, आउटफ्लो मीन्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एवरी ईयर आप 10,000 कमा रहे हो, तो 50,000 को आपको डिवाइड कर देना है 10,000 से। तो आपका पीरियड कितना आएगा, 5। तो 5 इज योर आंसर। 5 ईयर्स में आपको आपका जो भी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है वो क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। समझ रहे हैं आपको? सिंपली आपने जितना पैसा दिया और जितना आपको एवरी ईयर मिल रहा है वो उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको ये आंसर मिलेगा ईयर्स में। नेक्स्ट है आपका अनइक्वल कैश इनफ्लो। अगर अनइक्वल है, कम ज्यादा है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट ईयर 5 अर्न हो रहा है, सेकेंड ईयर 3, देन 4। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कितने साल में मेरा पैसा कंप्लीट हो रहा है। 3 इयर्स में कंप्लीट हो रहा है, 3 इयर्स में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बैलेंस कभी कभी बच जाता है। कंप्लीटेड ईयर्स यहाँ पे आप काउंट करोगे ओनली 2। 3 इयर्स में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन थर्ड ईयर में आपका प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है। फिर से ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया इस एग्जाम्पल। फर्स्ट ईयर में आप कमा रहे हो 5,000, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। फर्स्ट ईयर में आप कमा रहे हो 5,000, सेकेंड ईयर में आप कमा रहे हो 3,000, थर्ड ईयर में आप कमा रहे हो 4,000। आपको 10,000 रुपीज रिटर्न चाहिए। तो फर्स्ट में 5 मिल गया, सेकेंड में 3 मिल गया एंड थर्ड में 4 मिल गया। अब थर्ड में 10,000 कंप्लीट तो हो रहा है, लेकिन 2,000 एक्स्ट्रा है, टोटल 12,000 हो रहा है। आप काउंट कीजिए, 5 + 3 + 4, टोटल 12 हो रहा है। अब थर्ड ईयर में ये 2,000 क्या है, एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा आपके प्रॉफिट्स में आता है। आप ध्यान दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्या आता है, आपके प्रॉफिट्स में आता है। तो बचाओ जो कंप्लीटेड ईयर से वो कितने हैं, ओनली 2। 5 + 3, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीटेड में। अब टोटल था 10,000, 8 कंप्लीट हो चुका है और कितना होना बाकी है, 2,000। तो वो होता है बैलेंस टू कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो को कंप्लीट करने के लिए, कैश आउटफ्लो को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना और बैलेंस जाना है, तो वो कैश इनफ्लो में से आप माइनस कर दो। तो 2,000, इसलिए वहां पे लिखा है बैलेंस टू कैश इनफ्लो। उसको डिवाइड कर देंगे कितना बाकी है उसके नेक्स्ट ईयर से। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, कंप्लीट कितने साल में हो रहा है, कितना बैलेंस है, और नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है उससे डिवाइड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये कुछ कुछ ईयर्स और मंथ्स के कॉम्बिनेशन में आपको आंसर आता है। जस्ट आप थ्योरेटिकली समझ लीजिए, जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो मैं बेसिकली बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी कि ये बैलेंस टू कैश इनफ्लो एंड कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर होता क्या है। अब इसमें जो ये कैश इनफ्लो है, ये कौन सा वाला यूज करते हैं, आपने वर्टिकल स्टेटमेंट पढ़ा होगा। प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन लेस होता है, फिर आप टैक्स लेस करते हो, फिर आपको मिलता है नेट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है, उसमें आपको डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर देना है। अब मैं ये आपको आज ही के वीडियो में लास्ट पार्ट में बताऊंगी कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये सब होता क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक आप देखिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग का मैं मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग इस स्लाइड में फॉर्मूला समझ लेते हैं। नेक्स्ट है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपका जो पे बैक पीरियड है, ये कंप्लीट होने के बाद जो भी आपको अर्निंग हो रहा है वो आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है, प्रॉफिट होता है। तो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, टोटल आपको कैश इनफ्लो कितना मिला और टोटल आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है, मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल फॉर्मूला है, कितना मिला और कितना जा रहा है, जस्ट माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। एकदम सिंपल।
कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, माइनस कर दोगे। इनकम मीन्स कैश इनफ्लो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मीन्स योर कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पर भी जो कैश इनफ्लो है ये आपको कौन सा यूज करना है, यहाँ पर भी जो आपको कैश इनफ्लो है ये यूज करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। बहुत ही इजी है, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप कितना परसेंटेज रिटर्न अर्न कर रहे हो। तो इसमें क्या करना है, आपको जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका एवरेज लेना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज लेना मतलब जितने भी ईयर से उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो उसको इतने ईयर से। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ ईयर, समझो आपके 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अगर आपके 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके उसको 5 साल से डिवाइड कर देना। तो आपको मिल जाएगा एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, उसको डिवाइड कर दोगे तो आप एवरेज निकाल लोगे। उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है, वो जो अमाउंट आएगा उसको आपको डिवाइड कर देना है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड से। आपका कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब आपका कैपिटल आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। उसको सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ये जो आंसर आपका आएगा ये आंसर आएगा आपका परसेंटेज में, क्योंकि आप इसको रिटर्न निकाल रहे हो। रिटर्न निकाल रहे हो और साइड बाय साइड इसको आप क्या कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आपको एक चीज का ध्यान देना, ये परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो आप प्रॉफिट यूज करोगे वो प्रॉफिट, ध्यान दीजिए अब तक क्या था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर जो आप प्रॉफिट यूज करोगे आपके फॉर्मूला में ही दिया है। एक बार अगर आप टैक्स माइनस कर दोगे तो उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड नहीं करना है, दोनों भी आफ्टर रखना है, डेप्रिसिएशन भी और टैक्स भी। डेप्रिसिएशन भी आफ्टर रहेगा एंड टैक्स भी आफ्टर रहेगा, मतलब दोनों भी माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो यहाँ पर आप लेंगे। नेक्स्ट मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। मैंने बताया डिस्काउंटेड फैक्टर को रुपीस से मल्टीप्लाई करना होता है तो आपका जो फैक्टर है वो डिस्काउंटेड में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आप कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्काउंटेड फैक्टर को तो वो हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो कैश इनफ्लो जितने भी साल के हैं उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका टोटल कर दोगे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और उसको माइनस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर। सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बट यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डिस्काउंटेड फैक्टर अप्लाई करने के बाद आपको पहले डिस्काउंटेड फैक्टर्स अप्लाई करने हैं। कैसे अप्लाई करने हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन आपको बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना मत, इंटरेस्टिंग थिंग्स है, कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कैश इनफ्लो यूज होता है ये वही यूज होता है जो फर्स्ट 2 मेथड्स में यूज हुआ था, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। एंड द लास्ट मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं है, देखिए लास्ट स्लाइड देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, सिंपली क्या कर देना है, डिवाइड। एनपीवी में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो माइनस में यूज होगा, यहाँ पे वो दोनों ही चीजें डिवाइड हो जाएंगी तो कुछ रेशियो में आपका आंसर आएगा, कुछ पॉइंट में आपका आंसर आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड कर देना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कुछ पॉइंट में रेशियो में आपको आंसर मिलेगा। मतलब अपना कितने पॉइंट, कितना रेशियो में आपने इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अर्न किया। इसका जो कैश इनफ्लो है वो सेम कैश इनफ्लो है पहले से जो चलता आ रहा है, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। अब ये आफ्टर टैक्स यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा।
कि मेथड्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कौन कौन से फॉर्मूला को यूज करना है। अगर आपने अपनी बुक में नोट डाउन नहीं किया है तो सबसे पहले अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए कि मेथड्स कौन कौन से पढ़ना है, उसका फॉर्मूला कौन कौन सा है, और इम्पोर्टेंट थिंग, कौन से फॉर्मूला के लिए, कौन से मेथड्स के लिए कौन सा कैश इनफ्लो यूज किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि कौन से मेथड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, और मैं तो डेफिनेटली पूछूंगी। तो आपको अपनी बुक में इसको नोट डाउन कर लेना, मैं फॉर्मूलाज भी पूछूंगी आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। अब हम लोगों को देखना है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन ये सब है क्या। तो उसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मल बेसिकली आपको कोई भी सम सॉल्व करते टाइम ये देखना है कि आपको प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है। आपको सम में देखना है प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है। अगर आपको बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो सबसे पहले उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है। उस प्रोजेक्ट का, उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है ये सबसे पहले उसमें से लेस करोगे, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप लेस कर चुके हो तो वो आफ्टर हो गया। बट अभी तक आपने टैक्स लेस नहीं किया है तो बिफोर टैक्स रहेगा। फिर आप उसमें से टैक्स लेस करोगे तो वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट है आपको बोल्ड में दिख रहा है, ब्लू नंबर लाइंस में दिख रहा है, ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली आप यूज करोगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला ही वो प्रॉफिट होता है जो यूज किया जाता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। लेकिन इसके अलावा पे बैक पीरियड, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये जो 4 मेथड्स हैं इसके लिए आप क्या कर दोगे, ये जो डेप्रिसिएशन है जो ऊपर लेस किया था इसको फिर से इसको इसके बाद आफ्टर टैक्स के बाद क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर। एक चीज ध्यान रखना है, लेस कर रहे हो तो आफ्टर, क्योंकि वो चीज आपने उधर से निकाल दी है। फिर से ऐड कर रहे हो तो बिफोर। तो आफ्टर टैक्स है क्योंकि टैक्स तो लेस कर चुके हो, बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये वाला जो प्रॉफिट होता है ये हमें यूज करना है ऑल अदर मेथड्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में ये चीज ध्यान देना है कि जब भी आपको सम सॉल्व करना है, ये जो फॉर्मेट है ये आपके आंखों के सामने फिट, एकदम आईज में आप फिट कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। ये पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या लेने हैं, कैश इनफ्लोज लेने हैं। कौन से मेथड के लिए कौन सा कैश इनफ्लो यूज होने वाला है, कब यूज होने वाला है, ये ध्यान दीजिए। अब आपका एक नॉर्मल बेसिक सा डाउट होगा कि मैडम अगर नीचे आपको ऐड ही करना था डेप्रिसिएशन तो हमने ऊपर से लेस क्यों किया। तो देखिए डेप्रिसिएशन आपका लॉस होता है, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर होता है, लॉस होता है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड ही रखते और नीचे आप टैक्स चार्ज कर देते तो आपका टैक्स आप ज्यादा पे करते। फॉर एग्जाम्पल आपका नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स यहाँ पर है 10,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन आपका है 1,000 रुपीज, ओके। तो आपका कितना बचा, 9,000, 10,000 माइनस 1,000, 9,000। अब इसके आपको पे करना है 10%, तो आप कितना टैक्स पे करोगे, 900। बट अगर आपने बोला मैं डेप्रिसिएशन ऐड ही करना है तो मैं लेस क्यों करूं, तो 10,000 एज इट इज रख दिया, डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, अब उस पे 10% निकालो, टैक्स कितना आएगा, 1,000। अगर आप अपने लॉस को एडजस्ट नहीं करोगे तो आप अर्निंग्स पे टैक्स ज्यादा पे कर दोगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स आपको क्या करना है, पहले अपना लॉस एडजस्ट करना है, फिर जो भी इनकम आएगा उस पर टैक्स निकालना है, फिर उसमें सिंपली जो भी लॉस था ऊपर उसको क्या कर देना है, फिर से ऐड बैक कर देना है, क्योंकि अब आपने टैक्स चार्ज कर लिया है। फिर जो आपको मिलता है वो मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। जो जो कैपिटल बजटिंग में यूज होने वाला है आज पूरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया। मीनिंग क्या है, टेक्निक्स कौन कौन सी है, फॉर्मूलाज कैसे हैं, और प्रॉफिट्स किस तरीके से लेंगे आप। तो पूरे वीडियोस को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और अपनी बुक में ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। एक और हिंट मैं आपको देना चाहूंगी, इसमें से अगर ये वीडियोस पूरा अच्छे से समझा और पढ़ा तो सिंपली आप इस वीडियो से सिंपली 6 to 10 मार्क्स अर्न कर सकते हैं इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए क्योंकि इसमें से डेफिनेटली
फॉर्मेट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड और प्रॉफिट बेस्ड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हर एक टेक्निक का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सम्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।